तो आज का हमारा चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटीज़। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो लोगों की इक्वालिटीज़ हैं, आई मीन जो समाज में इक्वालिटीज़ हैं, वो किस तरह मेंटेन की जाती है, या फिर मेंटेन अगर नहीं की जाती है तो क्या क्या वो टर्म्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, और इक्वालिटीज़ हम किस नज़र से कहेंगे कि यहाँ पर इक्वालिटीज़ हैं, या फिर इनइक्वालिटीज़ हैं तो कैसे हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं सर। इंडिया इज डेमोक्रेसी। इंडिया का है एक लोकतंत्र है। इन द क्लास 6 बुक वी लुकड एट द की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कह रहा है कि हम लोग क्लास 6 में सिविक्स पढ़ चुके हैं और उसमें हम देख चुके हैं कि कुछ की एलिमेंट्स मीन्स इम्पोर्टेंट एलिमेंट देख चुके हैं किसके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, यानी कि जो लोकतंत्र सरकार होती है उसके जो महत्वपूर्ण अंग होती है उनके बारे में हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। दिस इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी ऑफ जस्टिस। और कह रहा है कि जो हम पढ़ है उसमें इंक्लूड करता है, उसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, पीपल्स का पार्टिसिपेशन यानी कि लोकतंत्र क्या है, लोगों का शामिल होना, और क्या है द रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई झगड़ा, रिजोल्यूशन मीन्स समाधान, यानी कि जितना भी लड़ाई झगड़ा होता है या फिर कोई अब इंडिया में बहुत सारे तरह तरह के कास्ट के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स हैं एक दूसरे में, तो उन्हें सॉल्व करना क्या है, वो लोकतंत्र का दूसरा की एलिमेंट्स है। और क्या है अगला, द इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी मीन्स बराबरी और जस्टिस मीन्स न्याय, यानी कि सबको बराबर का अधिकार मिले और सबको न्याय मिले। ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट की एलिमेंट्स हैं किसी गवर्नमेंट की, डेमोक्रेसी की। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं डेमोक्रेसी मतलब क्या, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, है ना। इक्वालिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल अफेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। कह रहा है कि जो इक्वालिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इक्वालिटी। इक्वालिटी का है की फीचर है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है किसी डेमोक्रेसी की। और क्या कहता है, वो इन्फ्लुएंस करता है एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स। एस्पेक्ट मीन्स पहलू। कह रहा है कि जो इक्वालिटी है ये एक ऐसा पहलू है जो कि सारे जितने भी एस्पेक्ट्स, अदर एस्पेक्ट्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, सारे फंक्शन को। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द इक्वालिटी। और इस चैप्टर में हम उसी इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इक्वालिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। व्हाट इट इज़, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पर जो व्हाट यूज किया है ये क्वेश्चन के लिए नहीं यूज किया गया है, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये व्हाट इट इज़ यानी कि इसका मतलब हुआ जो कि है, क्या है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। कह रहा है कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि है कि डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब बता रहा है। हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और क्या पढ़ेंगे, वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। और कह रहा है कि कौन इंडिया में बराबर है, कौन नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांतास स्टोरी। अब कह रहा है कि यही सब के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, एक कहानी से शुरू करते हैं। एक कांता नाम की एक कैरेक्टर है, उसी कहानी से शुरू करते हैं इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करना। तो एक कांता के बारे में कहानी दिया रखा है, उसको पढ़ते हैं। कह रहा है, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है कास्ट वोट है ना। कास्ट वोट एक फ्रेज है, वोट कास्ट करना यानी कि वोट देना। तो कह रहा है कि एक इलेक्शन के दिन, यानी कि एक बार इलेक्शन हो रहा था, उस दिन क्या हुआ कि कांता और उसकी जो फ्रेंड है सुजाता, वो वोट देने के लिए इंतज़ार कर रही थी। तो उसी के बारे में दिया है। Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizen of our country? तो वहीं पर जो सुजाता है, यहाँ पर सुजा जो कहा गया है,
तो सुजा से कह रही है, कौन, कांता कह रही है सुजा से कि ये कितना अच्छा है ना, इंडिया में कितना सबको बराबरी का अधिकार है, सब वो वोट दे सकते हैं। और आगे लिखा है व्हेन जैन साहेब इज स्टैंडिंग इन दी लाइन विथ अस, कह रहा है कि हमारे सब लाइन में जैन साहब भी खड़े हैं, सबको बराबर का अधिकार है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लाइन में जो भी चाहे जितना भी ऊंचा हो उन्हें लाइन में लगना ही पड़ रहा है। ऐसा ये कांता जो कह रही है सुजा से कह रही है, कितना अच्छा है, सारे बराबर है हमारे कंट्री में, कोई आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। आगे है, हाँ फिर उसके बाद ये जो सुजा है जवाब देती है, हाँ वो तो है, यस। फिर आगे है गो ऑन कांता इट्स योर टर्न नाउ। फिर जो कांता और सुजा लाइन में लगी हुई रहती है वोट देने के लिए, तो फिर धीरे धीरे करके कांता का नंबर आ जाता है। फिर सुजा कहती है कांता से कि कांता जाओ, इट्स योर टर्न नाउ, अब तुम्हारी बारी है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। तो फिर अब क्या, कांता का बारी आ गया। तो कांता मन में सोचती है कि मैं तो उसी को वोट दूंगी जिसने प्रॉमिस किया है कि हमारे एरिया में पाइप लगाने का काम करेगा, आई मीन पाइप लगवा देगा, ऐसा प्रॉमिस किया, मैं उसी को वोट दूंगी। क्या लिखा हुआ, आई विल वोट द कैंडिडेट, मैं उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी हु हैज़ प्रॉमिस, जिसने वादा किया है, किसी का क्या करने का वादा किया, टू ब्रिंग दी वाटर पाइप वाटर टू आवर एरिया, हमारे एरिया में जो कि पानी का जो पाइप फैलाने का वादा किया है। अब उसी तरह आगे भी कुछ कहानियाँ हैं, उसको पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें जैसे लाइन लगा हुआ था तो लाइन में दिया गया है, एक अब्दुल रहमान नाम का आर्टिज़न है, वो भी लाइन लगा हुआ है। शबनम बानो है हाउस वाइफ, वो भी लाइन लगी हुई है। गिरसा, उसी तरह और भी बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, एक कंसल्टेंट है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, मीडिया पर्सन है, अनएम्प्लॉयड है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सब चाहे बड़ा हो या छोटा, जो पहले लाइन में आता है वो लाइन में लगता है, धक्का मुक्की या फिर एक को हटाकर दूसरा ऐसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देश में सभी को बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। वी विल सी यू लेटर कांता। फिर सुजा कहती है कांता से कि मैं तुमसे बाद में मिलूँगी। यस नमस्ते साहब। फिर वो रिटर्न में, अच्छा एक मिनट, ये जो साहेब है, साहब कह रहे हैं, ओके, साहब कह रहे हैं कांता से कि मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। फिर ये कांता कहती है ठीक है सर, नमस्ते, यस नमस्ते साहब, ऐसा कहती है। फिर यहाँ पर है एक और कहानी है, उसी का पार्ट है। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहेब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो बात यहाँ पर क्या है कि गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक, जो कांता है, कांता एक साहेब के यहाँ काम करती है, ओके। तो कांता यहीं पर वो बात करती है कि गुड़िया जो है उसको फीवर है, गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर, गुड़िया को बुखार है, आई हैव टू टेक हर टू दी हॉस्पिटल, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है, बट आई विल हैव टू फिनिश दी वर्क, बट मुझे काम करना बाकी है, मुझे काम करना है साहेब के घर पे, साहेब हाउस फर्स्ट, मतलब कि वैसे तो मुझे गुड़िया को हॉस्पिटल ले आना है, बट पहले मैं साहब के घर पे जो काम है उसको ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी, ठीक है। एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और हाँ, और साहब को भी कहूँगी कि मुझे थोड़ा एडवांस दे दे, क्योंकि इसको गुड़िया को अस्पताल जो ले जाना है। अब आगे है हियर हैव सम ऑफ दिस। यहाँ पर हैव का मतलब है खाना या लेना, ठीक है। हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर, कह रहा है कि तुम इससे कुछ खा लो, आई मीन तुम कुछ खा लो, ये लो तुम कुछ खा लो। इसकी माँ कहती है यू विल फील बेटर, तुम अच्छा महसूस करोगी। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, और कह रही कि मैं जब शाम में उठी, ठीक है, वापस उठी, देन वी विल गो टू दी हॉस्पिटल, ओके। मतलब ये कह रही है कि मैं जब शाम को उठूँगी तब हम हॉस्पिटल चलेंगे, ओके ठीक है। अब आगे है इधर
इट्स नो वंडर डैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन। कह रहा है कि ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि गुड़िया हमेशा बीमार पड़ जाती है, ये बहुत आम बात है, हमेशा बीमार पड़ जाती है। दी बस्ती इज नेवर क्लीनेड, बस्ती जो है हमेशा कभी भी क्लीन नहीं रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर के लोग बीमार जल्दी पड़ जाते हैं, जिसमें कि गुड़िया भी शामिल है। वो भी इसी कारण से, बीमारी के कारण जल्दी जल्दी ऑफनली जो है बीमार पड़ जाती है। ये कोई सोचने वाली बात नहीं, इट्स नो वंडर। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली। अभी जो काम करने जाती है कांता, तो कांता में आई मीन जो उसकी मालकिन होती है, मालकिन कहती है कांता से कि हर कोने को साफ़ करना। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली। डू द कॉर्नर मीन्स कॉर्नर को साफ़ करना है, ठीक है, इसका ये मतलब हो जाएगा। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली, ये सुनिश्चित कर लेना कि कॉर्नर को सही से साफ़ किया है। हेयर योर एडवांस। अब जो कांता जो एडवांस मांगी थी मालकिन से, मालकिन देती है एडवांस, कहती है ये रहा तुम्हारा एडवांस, हेयर योर एडवांस। कांता कहती है बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट। फिर जो मालकिन है कांता से कहती है कांता इसका आदत मत डाल लेना, डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट, इसका आदत मत डालो। फिर कांता बोलती है ठीक है मैडम, बोलती है नो मैडम, मतलब एग्री करते हुए नो मैडम बोलती है। फिर डैट इवनिंग यानी उसी शाम, जस्ट फ्यू मोर मिनट बेटी, ये कुछ अलग कहानी है, बता दे रहा हूँ फिर भी। कह रहा है कि थोड़ा सा और बेटी, थोड़ा सा और, जस्ट फ्यू मिनट मोर, थोड़ा सा और समय बेटी। जैन मैडम एंड जैन साहेब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। कह रहा है कि जैन मैडम और जैन साहब हैं, वो लाइन में भी खड़े हो सकते हैं, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। लेकिन अगर जैसे कि उनकी बेटी बीमार हो जाती है, उन्हें ये करना नहीं पड़ता है। मतलब डेमोक्रेसी में रूल होता है, जैसे कि कोई अगर बीमार है या फिर कोई पागल इंसान है, तो जिस तरह से उसको जेल में नहीं डाला जा सकता, फांसी नहीं दिया जा सकता, उसी तरह यहाँ पर भी एक नियम होता है, लॉ होता है कि लाइन में अगर कोई बीमार है या फिर किसी परेशानी से जूझ रहा है, तो उसे लाइन से थोड़ा आगे पहुंचा दिया जाता है। ये तो था हमारा कहानी। अब थोड़ा आर्टिकल पे आते हैं, आई मीन जो एक्चुअली में पढ़ना है हमारे बुक में, उस पर आते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। इक्वल राइट टू वोट, बराबरी के बारे में कहानी तो पढ़ ली है। अब राइट टू वोट का जो इक्वली का अधिकार है उसके बारे में पढ़ते हैं। द स्टोरी अबाउट बिगिंस विथ कांता एंड स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट देयर वोट। कह रहा है जो ऊपर जो कहानी शुरू हुआ है कांता से शुरू होता है, जो कि वोट देने जा रही होती है। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। कह रहा है कि आप फिर से देखिए, उस कहानी को देखिए जिसमें कि और सारे भी लोग लाइन में लगे थे उसके साथ, इन लाइन विथ हर, स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर। कह रहा है कि इसमें देखा, जो कहानी है इसमें कांता को रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है हर एम्प्लॉयर, मीन्स इसके जो साहब थे जैन साहब, वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयर थे, इनको एम्प्लॉय दे रखा था। कौन थे? और वो जैन कौन थे? अशोक जैन। अशोक जैन कौन थे? एम्प्लॉयर थे। और छोटे लाल भी, सॉरी छोटे लाल हर नेबर। अशोक जैन कौन थे? हाँ, कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन, यानी कि कांता इसमें इस स्टोरी में देखा जा सकता है कि कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर, यानी कि कांता की जो एम्प्लॉयर है वो कौन है? अशोक जैन है। और छोटे लाल क्या है? हर नेबर, छोटे लाल के पड़ोसी हैं। कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर, कांता रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि देखा जा सकता है कांता को कि कांता की जो एम्प्लॉयर है, कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन। कांता ने रिकॉग्नाइज़ किया, कहने मतलब सीधा सीधी ऐसा टाइप का सेंटेंस में इसका मतलब हो जाएगा कि कांता की जो इसमें देखा जा सकता है कहानी में, कांता की जो एम्प्लॉयर है, यानी कि नौकरी देने वाला है, कौन है? अशोक जैन है। और छोटे लाल जो है उसका नेबर है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया
all the adults irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, और whether they are rich or poor are allowed to vote। कह रहा है कि हमारे देश में, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे कि इंडिया में बात किया जाए, तो जितने भी एडल्ट हैं, जितने भी युवा हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो किस रिलीजन के हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन दे बिलोंग टू, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितना वो एजुकेटेड हैं ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कि कौन से कास्ट के हैं ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो गरीब है या अमीर है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस सभी को वोट देने का अलाउड है, आई मीन परमिट है उन लोग को, वो वोट दे सकते हैं इरिस्पेक्टिव में। दिस, एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 6 बुक, इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और यही फीचर को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, इसी फीचर को, कि इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू एंड हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, यानी कितना वो एजुकेशन उन्होंने पाया है, दे हैव हैड। ओके, यहाँ पर हैड जो है वर्ब काम कर रहा है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो कितना एजुकेशन उन्होंने हासिल किया, कौन से कास्ट के हैं, गरीब है या अमीर है, कुछ भी हो, उन्हें वोट देने का अधिकार है, इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। और कह रहा वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन सभी कंट्रीज़ में ये सभी ये जो चीज़ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक कॉमन है। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, होना ही है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन ए कंट्री, कह रहा है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है वो इक्वालिटी का आइडिया है। कारण बता रहा है क्यों, बिकॉज क्योंकि ये इट स्टेट्स दैट, क्योंकि ये यह निश्चय करता है कि जितने भी एडल्ट हैं, सारे एडल्ट कंट्री के, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, चाहे उसके पास कितना भी धन हो, वो चाहे कोई किसी भी कम्युनिटी को, वो ही हो या सी हो, कोई भी कम्युनिटी के बिलोंग करे, उसको उसे अधिकार है, उसका एक वोट है, वो वोट डाल सकता है। अब आगे दिया है, कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स एंड बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। कह रहा है कि कांता जो है एक्साइटेड है वोट देने के लिए और खुश है कि उसके पास बराबरी का अधिकार है, ये जितने अदर के पास शक्ति है वोट देने की, एक वोट देने की, उसके पास भी वही एक वोट देने के अधिकार है। ठीक है, तो इस चीज़ से वो बहुत खुश हैं कि सबको एक ही वोट देने की अधिकार है। बट एज हर डेज गोज ऑन, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है कांता कम सर्टेन हो जाती है अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। इस इक्वालिटी का मतलब एक्चुअली में क्या है, कांता जो है कम सर्टेन हो जाती है, कम निश्चय हो जाती है। व्हाट इज इट मेक्स कांता अनश्योर, कह रही किसी कौन सी चीज़ है जो कांता को अनश्योर कर रही है। लेट्स टेक ए लुक एट ए डे इन हर लाइफ, कह रहा है कि उसकी ज़िंदगी में चलिए थोड़ा झांक कर देखते हैं, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको अनश्योर कर दिया, अनसर्टेन कर दिया। सी लिव्स इन ए स्लम एंड हैज़ ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, कह रहा है कि वो स्लम में रहती है, झुग्गी झोपड़ी में रहती है, और झोपड़ी के पीछे बड़ा सा नाला है। हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ from work because she needs to borrow money from her employees to take her child to the doctor। कह रहा है कि वो जो कांता है उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है, लगभग दिन बीमार रहती है, बट सी कैन नॉट टेक डे ऑफ। डे ऑफ का मतलब है छुट्टी मारना, लेकिन जो कांता है कभी भी छुट्टी नहीं लेती है काम से, फ्रॉम वर्क, क्योंकि बिकॉज सी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉय, क्योंकि
और ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो एम्प्लॉयर है जैन, तो उससे वो पैसे लेने होते हैं एम्प्लॉयर से, जिस कारण से छुट्टी नहीं ले सकती है टू टेक हर चाइल्ड टू दी डॉक्टर। और पैसा किस लिए? अपने बच्चे को, ताकि डॉक्टर के पास ले जा सके। हर जॉब इज ए डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट। और उसका जो जॉब है कांता का, क्या है? डोमेस्टिक हेल्प से टायर्स हर आउट। टायर्स हर आउट मीन्स जो कि उसे बहुत भारीपन लगता है। टायर्स मीन्स क्या? थका देना। टायर्स हर आउट, टायर्स के लिए जो प्रीपोजिशन है आउट लगता है, जो उसे थका देता है। बहुत थकाऊपन ये काम है, कोना वोना साफ करना पड़ता है, एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एंड फाइनली सी ends हर डे बाई अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन। अब फिर इतना कुछ होने के बावजूद वो, अब उनका दिन ख़त्म होता है, उसका दिन ख़त्म होता है बाई स्टैंडिंग इन लॉन्ग लाइन, एक लाइन में खड़े होते हुए। फिर से अगेन दिया हुआ है, फिर से उसका दिन ख़त्म होता है एक लाइन में खड़े होते हुए। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और लाइन कौन सा? लाइन हो सकता है गवर्नमेंट का हॉस्पिटल। इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। और कह रहा है कि ये अनलाइक है द वन इन द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग में बिल्कुल भी अनलाइक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लाइन में खड़े होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो क्या गरीब ही होते हैं, उसमें तो अमीर होते नहीं हैं। तो यानी कि जितने भी गरीब होते हैं वो तो गरीब ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, ऐसा ही ये कंफर्म है ना। अनलाइक है मतलब संभावना बिल्कुल है ही नहीं कि गरीब लोग के अलावा भी अमीर लोग यहाँ आने वाले हैं। अब आगे है जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट। कह रहा है कि जैन मैडम और जैन साहब में जो है वोट देने के लिए लाइन में तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो उसके बच्चे अगर बीमार पड़ जाएं तो उसको दिखाने के लिए हॉस्पिटल में लाइन लगने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर जो इक्वलिटी का जो यहाँ पर टर्म्स आ रहा था, यहाँ पर छूट गया। आई मीन यहाँ पर इक्वलिटी तो आ ही नहीं रहा है ना, यहाँ पर अमीर लोगों को लाइन नहीं लगना पड़ रहा है। अब कह रहा है कि डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीजन टू डाउट वेदर सी रियली इज इक्वल। तो कह रहा है कि क्या कांता के जो सवाल है कि क्या हम सब बराबर हैं, रियली में बराबर हैं, ऐसा वो सही है कि नहीं है, हम लोग से पूछा जा रहा है। लिस्ट 3 रीजन फ्रॉम द स्टोरी अबव डैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। कह रहे कि ऐसे 3 रीजन बताइए जिसके कारण से वो ऐसा फील कर रही है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी के अदर रूप भी तो होते हैं ना, उनके बारे में बात करना है। इक्वालिटी के दूसरे रूप, दूसरे प्रकार। कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। कह रहा है कि कांता उसमें से एक है जो कि डेमोक्रेटिक इंडिया में रहती है एंड हु हैव द राइट टू वोट। कांता कैसे लोगों में से आती है जो कि डेमोक्रेटिक इंडिया में तो रहती है और राइट टू वोट भी है, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। लेकिन जिसका जो डेली लिविंग है ना, डेली का जो दिनचर्या है और वर्किंग कंडीशन है, वो बाकी सबसे अलग है और फार फ्रॉम इक्वल, बहुत ही अलग है बाकी सबसे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, यानी कि पुअर होने के अलावा पीपल इन इंडिया में जो लोग हैं एक्सपीरियंस करते हैं, जूझते हैं। क्या जूझते हैं इनइक्वालिटी जूझते हैं। कहाँ पे? इन डिफरेंट मीन्स अलग अलग तरीके से जो इनइक्वालिटी जूझते हैं। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिविंग बिलो। कह रहा कि चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरी गिवन बिलो, कि जो नीचे दिया गया स्टोरी है उसका एक्चुअली मतलब क्या है।
ईच ऑफ दीज इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लिव्स एंड कह रहा कि जो यहाँ पर हर एक कहानी दी गई है वो सभी रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, यानी कि सच्ची कहानी है, इंडिया के लोगों की सच्ची कहानी है। एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, और अलग अलग टाइप की जो इनइक्वालिटीज़ है उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसको दर्शाती है। एंड डेट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है, रहती है इनइक्वालिटीज़। इधर है अलायंस, अलायंस मीन्स गाट। इनवाइटेड 432 mm 5 inch 4 centimeter fair beautiful girl working in IT Kobe Mumbai from BE in a boy working in Mumbai abroad from IT industry caste no bar SC ST excuse said। ये तो न्यूज़ है। प्रोफेसर क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल फोर गुप्ताज बॉय 28/6 CA वर्किंग MN, ये सब न्यूज हैं जो कि इक्वलिटी मतलब कि कहीं ना कहीं चूक जाती है डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वलिटी सबको देने में। इस चीज़ को शो कर रही है न्यूज आर्टिकल्स। तमिल ब्राह्मण, इसमें यही सब दिया गया है कि किसी ब्यूटीफुल लड़की को आसानी से किसी काम पर रख लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अमीर लड़के को सिफारिश के दम पर नौकरी पर रखा जाता है, तो क्या इनइक्वालिटीज़ है। तो यहाँ पर जो है ये न्यूज आर्टिकल्स में दिया गया है, तमिल ब्राह्मण के बारे में दिया गया है। आई नगर ग्रूम 1918 बोर्न नैथ्रू, क्या लिखा हुआ है, हाँ नैथ्रू वक्स या ऐसा नाम है। और गोथम स्वामी स्टार 180 सेंटीमीटर टॉल स्फेयर, वो लड़के के बारे में दिया गया है शादी के लिए। मैट्रिमोनियल न्यूज़ है ये। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। कह रहा है कि वैसे तो बहुत सारी टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ हैं इंडिया में, और उसमें से एक आता है कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया यू कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। कह रहा है कि अगर आप रूरल इंडिया में रहते हैं तो आपका कास्ट का जो आइडेंटिटी है वो कुछ ऐसा है, समथिंग डैट कुछ ऐसा है कि प्रोबेबली यू लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग, मतलब कि आप बहुत कम ही उम्र में बहुत कुछ सिखा सकती है आपका जो कास्ट है। कहाँ पे, रूरल इंडिया में। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक डैट पीपल हैव नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। लेकिन वहीं अगर आप अर्बन इंडिया की बात करें, रूरल इंडिया मीन्स क्या होता है, गांव का एरिया है ना, वहाँ पर बहुत कास्ट देखा जाता है। बहुत अब अगर आप छोटे जात का हैं तो कुछ छूने ऊने से रोका जाएगा आपको, किसी घर में ऐसे ही नहीं जा सकते, किसी भी पूजा पाठ का सामान को इसे छू नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अर्बन इंडिया की बात कर रहे हैं तो ऐसा कास्ट सिस्टम का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल सोन फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। कह रहा कि लेकिन कुछ देखिए, जो मैट्रिमोनियल न्यूज़पेपर है जो कि राइट साइड में दी गई हैं, है ना, इनको देखने के लिए कहा जा रहा है। तो आप महसूस करेंगे, यू विल सी डेट, आप देखेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन पीपल। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर से देखें तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं शहरों में भी कास्ट सिस्टम है, बड़े बड़े लोगों में भी कास्ट कहीं ना कहीं तो है, कहीं ना कहीं एजुकेटेड पीपल में भी जो है शादी करने से पहले कास्ट या धर्म देखते हैं। नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। तो कह रहा है कि चलिए कुछ स्टोरीज़ पढ़ते हैं जिसमें कि एक दलित चाइल्ड, यानी कि जो दलित बच्चा है वो कैसे जो एक्सपीरियंस उसका कैसा होता है स्कूल में, उसको देखते हैं।
यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास 6। कह रहा है कि आप पहले ही क्लास 6 के बुक में दलित के बारे में पढ़ चुके हैं। दलित होता क्या है? दलित ये टर्म डेट सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को ही दलित कहते हैं। एंड यूजेस टू एड्रेस देमसेल्फ, और उन्हीं को एड्रेस करने के लिए भी यूज किया जाता है। आई मीन सीधा सीधी कहने मतलब है गरीब लोगों को ही, जितने भी लो कास्ट के लोग होते हैं उनको दलित कहा जाता है। दलित का मतलब ही होता है ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लो कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वेयर। कह रहा है कि दलित का मतलब ही होता है ब्रोकन। दलित मीन्स ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, और इस वर्ड का यूज करते हुए लोअर कास्ट एंड आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वेयर, और कैसे लो कास्ट के लोग होते हैं ऐसा पॉइंट किया जाता है। कौन सा वर्ड यूज करके? दलित वर्ड से हम ये बताते हैं कि कौन कितना लो क्लास का है, लो कास्ट का है। एंड कंटिन्यूज टू बी मतलब ये अभी भी है, ठीक है। दलित मीन्स ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वेयर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, और दलित शब्द से लोअर कास्ट के लोग ये कहना चाहते हैं, ये पॉइंट करना चाहते हैं कि वो कितने हैं, कैसे हैं, हाउ दे वे, वो कैसे हैं, कैसे थे, और एंड कंटिन्यूज टू बी, और कैसे हैं, कैसे थे और कैसे हैं, और कैसे वो सामना कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन का, सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और कैसे वो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव का सामना कर रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज ए फेमस दलित राइटर। अब यहाँ पर आ गया एक कहानी फिर से कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एक फेमस दलित राइटर है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट्स, कह रहा उसका एक फेमस ऑटोग्राफी है, मतलब खुद कहानी लिखा था। ऑटोबायोग्राफी में जो खुद ही अपनी कहानी लिखा, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी में जो दूसरा कोई लिखते, तो ऑटोबायोग्राफी यानी खुद ही का कहानी लिखा था अपने ही जीवन के बारे में, जिसका नाम था जूठन। तो जूठन में वो लिखते हैं, ही राइट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ही आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, यानी कि वर्ग में, क्लास में जब क्लास चलती थी तो इनको अलग बैठा दिया जाता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, अभी ज़मीन पर। दी मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। तो कह रहा है कि दी मैट, जिस टाइप में मुझे बैठा दिया जाता था ज़मीन पर, दी मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। तो कह रहा है कि जो चटाई होती थी मुझ तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाती थी। कहने का मतलब है ये सबको जैसे मतलब कि इनको फ्लोर पे बैठाया जाता था, ठीक है, बिना चटाई का, सीधा सीधी ये कहा जा रहा है यहाँ पे। सबको चटाई पे बैठाया जाता था, इनको चटाई से दूर फ्लोर पे एकदम पक्का पे। सम टाइम आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी। कभी कभी तो ऐसा होता था, कभी कभी क्या, लगभग टाइम हमेशा यही होता था कि समटाइम्स आई वुड हैव टू, यानी कि मुझे करना बैठना पड़ता था। आई वुड हैव टू सीट, मुझे बैठना पड़ता था वे बिहाइंड द एवरीबडी, सभी के पीछे बैठना पड़ता था, एकदम पीछे। राइट नियर द डोर, दरवाजे के पास, दरवाजे के ठीक पास। राइट नियर द डोर में दरवाजे के ठीक पास, नियर द डोर में दरवाजे के पास, और राइट नियर द डोर में दरवाजे के ठीक पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। तो कभी कभी ऐसा होता था कि वहाँ के जो टीचर होते थे मुझे बेमतलब का, बिना मतलब के मुझे पीटा करते थे। When he was in class 4th, the headmaster asked ओम प्रकाश to sweep the school and the playground। अरे जब वो 4th क्लास में थे तो उनके हेडमास्टर ने एक बार उन्हें कहा कि जाओ पूरे स्कूल को और प्लेग्राउंड को झाड़ू मारो। He writes the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it my back began to ache। कह रहा कि वो जो प्ले ग्राउंड था, वो स्कूल था, स्कूल बहुत बड़ा था, और प्ले ग्राउंड तो इतना बड़ा था कि मेरा पीठ दुख जाता था उसको क्लीन करते करते, मेरे पीठ में दर्द होने लगती थी। माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट। कह रहा कि स्मॉल फिजिक मीन्स कच्ची उम्र में उतना हैंडल करना मुश्किल था, इतना वो बड़ा प्लेग्राउंड था, और मेरी पीठ भी दुख जाती थी।
माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट। मेरा जो फेस है धूल मिट्टी से ढक जाया करता था, झाड़ू पोछा साफ करते करते। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ। मेरे मुंह में डस्ट चला जाता था। दी अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वेयर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। कह रहे कि मेरे क्लास में और सारे जो बच्चे होते थे उन्हें उसी टाइम पे पढ़ाया जा रहा होता था और मुझे काम करवाया जाता था। इस तरह की भेदभाव मेरे साथ हो चुकी है। ऐसा जो जूठन ऑटोबायोग्राफी है उसमें ये कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज क्लासरूम एंड वॉचिंग मी। कह रहा कि हेड मास्टर होते थे वो स्कूल के, वो अपने क्लासरूम में बैठ कर मुझे देख रहे होते थे कि मैं ठीक से काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर। मुझे पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। आई स्वेप द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड विंडो ऑफ द स्कूल रूम। कह रहा है कि मैं झाड़ू मारा सारा दिन, दरवाजे से लेके खिड़की तक अपने क्लासरूम के। और मेरा द आइज ऑफ टीचर एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल्स। और जो टीचर के आइज होते थे, द आइज ऑफ द टीचर एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल बिकॉज वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल। द आइज ऑफ द टीचर एंड द बॉय सॉ दिस स्पेक्टिकल्स। या इसका मतलब होता है यह होगा यहाँ पे कि टीचर की आंखों ने और लड़कों ने देखा, क्या इस चश्मे को देखा, दिस स्पेक्टिकल्स। ठीक है, कहने मतलब यहाँ पर जो ओम प्रकाश की जो आँखों पर चश्मा लगा था उस पर भी धूल लग जाता था, उन्हीं को देखा करते थे। Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days. ओम प्रकाश was made to sweep यानी कि उन्हें से झाड़ू मरवाया गया प्लेग्राउंड पे फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, यानी कि लगभग 2 दिन तक लगातार, कपल ऑफ डेज मीन्स 2 दिन तक। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपन टू बी पासिंग बाई। और वो भी तब उन्हें रोका गया, 2 दिन से ज़्यादा ही झाड़ू मरवा सकते थे, तो उन्हें रोका कब गया, जब एक बार उनके पापा उन्होंने उसे काम करते हुए देखा, तब जाके उन्हें रोका गया। नहीं तो क्या पता आगे तक भी उन्हें अगले दिन तक भी झाड़ू लगाया जा सकता था। ही कन्फ्रंटेड द टीचर एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड। कह रहा है कि वो टीचर से लड़ गए, उनके जो पेरेंट्स थे ओम प्रकाश के, वो टीचर से लड़ गए, अपने बच्चे को काम करते हुए देखा तो स्कूल के हेडमास्टर से, और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ते उनके पापा जो हैं वहाँ से चले गए। ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर। उन्होंने तेज़ आवाज़ में सभी से कहा, यू आर टीचर सो आई एम लिविंग नाउ। कहा आप टीचर हैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर। बट तो कह रहे लेकिन इतना ध्यान रखिए सर जी, इतना ध्यान रखिए मास्टर जी। ही विल स्टडी राइट हियर इन दिस स्कूल। कह रहा है वो इसी स्कूल में पढ़ेगा, इतना याद रखिए मास्टर जी। एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। कह रहा है ये सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भी और सारे बच्चे आएंगे इसके जैसे। अब आगे है दूसरी स्टोरी, ये तो जूठन थी। अब अगली स्टोरी है, द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जर सिटी एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि जो अगली स्टोरी है, सेकेंड स्टोरी है, एक ऐसी घटना पे बेस्ड है, एक ऐसी घटना पे आधारित है जो कि टुक प्लेस, जो कि घटी थी कहाँ पे, इन वन ऑफ इंडियाज लार्जर सिटी, जो कि बड़े शहर में
वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ मीन्स जो कि एक बड़े सिटीज़ में घटित हुई थी, एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो और वो जो घटना है वो लगभग सभी कंट्री के सभी पार्ट्स में कॉमन थी। ये इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। कह रहा है कि ये कहानी मिस्टर और मिसेज अंसारी के है जो कि अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे रेंट पर लेने के लिए। मिसेज और मिसेज अंसारी पैसे वाले हैं, इसलिए उनका रेंट देना कोई बड़ी समस्या नहीं है। दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ताकि वो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्हें वो जगह वो अपार्टमेंट फाइंड करने में हेल्प करे, फॉर हेल्प टू फाइंड ए प्लेस। द डीलर इन्फॉर्म्ड देम दैट ही न्यू अबाउट क्विट ए फ्यू अपार्टमेंट दैट वेयर अवेलेबल फॉर रेंट। फिर डीलर ने बताया कि वो जो डीलर है कुछ अपार्टमेंट को जानता है जो कि खाली है और उसमें वो रेंट ले सकते हैं। मिसेज अंसारी जो है उन्हें क्या अपार्टमेंट चाहिए था रेंट पे, तो जो डीलर के पास गए तो डीलर ने बोला कि हाँ है कुछ अपार्टमेंट जो कि आप रेंट पे ले सकते हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। कह रहे जो पहला अपार्टमेंट फिर जो डीलर ने दिखाया तो मिसेज अंसारी को पसंद आ गया। वो इतना पसंद आ गया कि उन्होंने उसे खरीदने का सोचा, रेंट पर लेने का सोचा। However, when the landlady found out their name, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents। कह रहा है कि however मीन्स फिर भी जब जो लैंड लेडी थी, मालकिन थी, जब उन्होंने ये पाया कि जब उन्होंने नाम पूछा तो नाम से उन्हें ऐसा फील हुआ, ठीक है, उन्हें ऐसा फील हुआ कि ये नॉन वेजिटेरियन है, मांस मछली खाने वाला है। तो जो मालकिन थी उन्होंने बहाना बना दिया कि वो जो हाउस है वो रेंट पे नहीं दे सकती है, ऐसे पर्सन को रेंट पे नहीं दे सकती है। सी कुड नॉट रेंट टू द हाउस टू समवन हुम ईट मीट, जो कि मीट खाता हो उसे रेंट पर जो हाउस है नहीं दे सकती है। बिकॉज ऐसा इसलिए बिकॉज द बिल्डिंग डॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो सारे हाउस में जितने भी रेसिडेंट्स रहने वाले थे ना, जितने भी लोग थे वो सब ये वेजिटेरियन थे, ठीक है। तो वेजिटेरियन थे और एक ये क्या था, अंसारी नॉन वेजिटेरियन था। तो नॉन वेजिटेरियन आ जाने से लैंड लेडी को डर था कि सारे जो अदर वेजिटेरियन हैं वो हमारे घर को छोड़कर चले जाएंगे। इस कारण से जो मिसेज अंसारी को जो मिसेज अंसारी थे मालकिन, उनको रेंट पर नहीं देती है, इसी कारण से। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वेर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। कह रहा है कि बोथ दी अंसारी, दोनों अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों सरप्राइज हो गए थे ये सुन के कि बिकॉज दे कुड स्मेल फिश वाइल कुक्ड इन हाउस। अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों ये सुन के बहुत सरप्राइज हो गए थे। क्यों सरप्राइज हो गए? टू हियर दिस बिकॉज सरप्राइज इसलिए हो गए थे क्योंकि दे कुड स्मेल फिश कुकड इन द नेबर हाउस, क्योंकि जब पड़ोस में मछली बनती है तो उसकी स्मेल तो उस घर में पहुंच जाती है, ठीक है। बट ये लोग रेंट पे किसी नॉन वेजिटेरियन को नहीं रखना चाह रहे थे, ये सुन के सरप्राइज थे। मतलब स्मेल सूंघ सकते हैं लेकिन किसी नॉन वेजिटेरियन को एक्चुअली में नहीं रख सकते। ये बात सुन के मिसेज अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर था वो ये बात सुन के सरप्राइज हो गए। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। और यही सेम एक्सक्यूज़ वो सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट जब देखने गए तो यही एक्सक्यूज़ जो बहाना है रिपीट हुआ। मतलब उनके जो अपार्टमेंट के मालिक या जो भी था, उन्होंने भी सेम टाइप का बहाना बनाया कि नहीं हम नहीं रह सकते किसी नॉन वेजिटेरियन को, हमारे घर में सारे जो रेंट ले चुके हैं वो वेजिटेरियन हैं, सारे भाग जाएंगे आपके आने से। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम एंड कॉल देम से मिस्टर एंड मिसेज कुमार। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि आप दोनों क्या कीजिए कि अपना नाम ही बदल लीजिए,
अब अपना नाम प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि अपना नाम मिस्टर और मिसेज कुमार रख लीजिए, अंसारी से नहीं रखिए, अंसारी से लगता है मांसाहारी है, ऐसा कुछ फिर आता है। द अंसारीज वेयर रिलक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू टुक सम मोर। कह रहा कि जो अंसारी था वो रिलक्टेंट मीन्स हिचकिचाहट उसके मन में आ गई कि नहीं नहीं हम ऐसा कैसे करेंगे, नाम कैसे चेंज कर लें। तो कह रहा कि नहीं ठीक है, तो मिस्टर ने मिसेज कुमार नहीं नाम रखना है तो कोई और नाम रख लीजिए। In the end, it took a whole month of looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them a place to rent। तो इसी तरह वो 1 महीने तक मतलब कि नाम चेंज करने में हिचकिचाहट थी, उसको था, रिलेक्टेंट था, ठीक है, जिस कारण से वो नाम चेंज नहीं किया, लेकिन 1 महीने तक वो दूसरे अपार्टमेंट तक जाकर देखता रहा। 1 महीना उसको लग गया, तब जाके एक अपार्टमेंट में उसको जगह मिला रहने के लिए। अब आता है यू हैव अंडरस्टूड बाई नाउ। क्या कि अब आप तो इतना तो समझ गए हैं, यू हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए हैं, क्या समझ मतलब यू अंडरस्टूड बाई नाउ यानी कि अब तक समझ गए हैं, क्या समझ के आगे दिया है। द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, जिस कास्ट में हम पैदा हुए हैं। द रिलीजन वी प्रैक्टिस, जिस धर्म को हम पूजा करते हैं। द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, जिस क्लास या बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, बिलोंग करते हैं। वेदर वी आर मेल और फीमेल, चाहे हम मेल हो या फीमेल हो। दीज आर ऑफन दी थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। तो कह रहा है कि जो ऊपर जो जितना भी चीज़ दिया गया है, यही वो चीज़ है जो डिटरमाइन करती है, डिसाइड करती है कि कौन सा पीपल कैसे ट्रीट किया जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अब आप यहाँ तक इतना तो समझ गए होंगे कि हम जिस कास्ट में पैदा हुए हैं, जिस धर्म को हम बिलोंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, हम मेल हैं फीमेल हैं, यही वो सारी चीज़ें हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं, डिसाइड करती हैं कि हमें किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, कितना बराबर का अधिकार दिया जाएगा या फिर कोई फैसिलिटी दिया जाएगा किस टाइप का। यही वो चीज़ है जो कि डिटरमाइन करती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि and the Ansari are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion। कह रहा है कि जो हमने कहानी पढ़ा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि दलित था और अंसारी जो कि नॉन वेजिटेरियन था, उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया गया। एक को क्या था, स्कूल में अनइक्वली ट्रीट किया गया, एक को था अपार्टमेंट में जगह नहीं मिल रहा था, रेंट नहीं मिल रहा था। ये सब क्या कास्ट रिलीजन है, ये सब का चक्कर था, इसी कारण से इन लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आगे है व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। कह रहा है कि जब किसी पर्सन को बराबर ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है, अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, तो उनका जो सम्मान है, उनका जो डिग्निटी है, आत्मसम्मान है, उन्हें ठेस पहुंचती है। देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, उनकी डिग्निटी जो है वायलेट हो जाती है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी वॉज वायलेटेड। तो वही आत्मसम्मान जो वाल्मीकि की और अंसारी का जो डिग्निटी था, आत्मसम्मान था, उनको ठेस पहुंचा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वेयर ट्रीटेड, मतलब जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया, उनके साथ स्वभाव किया गया, बर्ताव किया गया, उससे क्या हुआ कि उनका जो आत्मसम्मान था उन पर ठेस पहुंचा। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप दी स्कूल। अंसारी को क्या किया गया था, सारे स्टूडेंट्स में से उनको चुनकर झाड़ू मरवाने के लिए लगा दिया गया था। किस कारण से? सिर्फ इसी कारण से कि वो दलित थे, उनके कास्ट के कारण, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स एंड टीचर हर्ट हिज डिग्निटी बैडली। कह रहा है कि ओम प्रकाश के जो स्कूलमेट थे, यानी कि उसके जो दोस्त थे, स्कूल के अदर स्टूडेंट्स थे और टीचर्स जो थे, उन्होंने क्या किया, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। हर्ट हिज डिग्निटी बैडली, बुरी तरीके से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया। एंड मेड हिम फील एज ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर।
इन दी स्कूल। उन्होंने उन्हें ऐसा फील करवा दिया कि स्कूल में और सारे जितने भी बच्चे थे उनसे उनको कम बराबरी का कहने मतलब है उनको कम वैल्यू दिया जा रहा है, इक्वल है ही नहीं वो, ऐसा उन्हें फील करवाया गया। बीइंग ए चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि could do very little about the situation that he was in। कह रहा है जो स्थिति में वो ओम प्रकाश थे, वो जो जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया गया, ठीक है, वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वो क्या थे, वो चाइल्ड थे। बीइंग ए चाइल्ड होने पर वो क्या थे, वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल, मतलब बहुत थोड़े एंड थोड़ा चीज़ कर पाए, ठीक है, उस सिचुएशन के लिए, अबाउट दिस सिचुएशन, उस सिचुएशन को संभालने के लिए वो थोड़ी चीज़ें कर पाए जिस सिचुएशन में वो थे। It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the children। तो कह रहा कि इट वॉज हिज फादर, कह रहा थे तो उनके पिता थे जिन्होंने अपने बेटे को झाड़ू मारते हुए देखकर उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्हें अनइक्वलिटी ट्रीट किया जा रहा था, और कन्फ्रंटेड द टीचर, और टीचर से वो लड़ गए। वो तो उनके पापा थे, नहीं तो क्या पता वो ऐसे ही लगभग पता नहीं कितने दिनों तक और झाड़ू लगाते रह जाता। अंसारी, The Ansari's dignity was also hurt when person refused to lease their apartment। कह रहा है कि ऊपर वाला कहानी तो हम पढ़ लिए वाल्मीकि का, जो दलित थे उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया गया, अब अंसारी की है। तो अंसारी की उसी तरह जो डिग्निटी है हट हुई जिस तरह से वाल्मीकि की हट हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि इनको कोई भी रेंट पर दे ही नहीं रहा था। Ansari dignity was also hurt when persons refused to lease their apartment to them। जो इनका अंसारी का केस क्या था कि इनका जो सम्मान था ठेस तब पहुंचा जब इन्हें कोई भी अपार्टमेंट लीज करने पे, लीज मीन्स रेंट पे देना, रेंट पे देने से सब मना कर दे रहे थे, तो इनका जो आत्मसम्मान था उनका ठेस पहुंचा। However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse to cession। कह रहा कि जब इन्हें इनके नाम के कारण इन्हें रेंट नहीं मिल पा रहा था, तब प्रॉपर्टी डीलर ने इन्हें जब कहा था कि नाम अपना चेंज कर लीजिए, तब इन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाते हुए इन्होंने उस डिसीजन को मना कर दिया, उस सजेशन को इनकार कर दिया। However, when the property dealer suggested they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse the suggestion। इसका मतलब है Om Prakash and the Ansari do not deserve to be treated like this। They deserve the same respect and dignity as anyone else। कह रहा है कि ओम प्रकाश और अंसारी जो हैं ऐसे ट्रीटमेंट, ऐसे जो बर्ताव किया गया है, ऐसे बर्ताव वो डिजर्व नहीं करते, ऐसे चीज़ को वो अधिकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए होती है जो बाकी सबको दी जाती है। तो हमारा अगला टॉपिक है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में समानता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो इंडिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबको समान मानता है। सभी व्यक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुसार बराबर हैं। आगे है दिस मीन्स डैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री including male, female, person from all castes, religions, tribe, educational and economic background are recognized as equal। यानी कि जो ऊपर सेंटेंस दिया था पहला वाला, उसका मतलब ये है, इसका अर्थ यह है कि देश के व्यक्ति चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे कोई भी धर्म जात, चाहे कितना भी एजुकेशन हासिल कर लिया हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कहीं से बिलोंग करता, बिहार से हो, उड़ीसा से हो, है ना, पृष्ठभूमि उसी को कहते हैं, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे कितना गरीब हो, वो सभी जो है संविधान के अनुसार वो बराबर हैं, सभी कानून की नज़र में एक है। आगे है दिस इज़ नॉट
टू से डैट इनइक्वालिटी सीजेज टू एग्जिस्ट। सीज का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, तो यहाँ से यानी कि इसका मतलब बनेगा, लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता जो है ख़त्म हो गई है ना। सीजेस टू एग्जिस्ट करना ख़त्म हो गई, ऐसा हम नहीं कह सकते। इक्वलिटी तो सबको है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि असमानता जो है ख़त्म हो गया है। इट डजंट, यानी कि जो इनइक्वालिटी के लिए यहाँ पर इट यूज किया है, इनइक्वालिटी तो ख़त्म हो गई हैं, बट एटलीस्ट इन द डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन आर रिकॉग्नाइज्ड। तो कह रहा है यानी कि यह ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, इक्वलिटी सबको है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनइक्वालिटी सब इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो गई है। इनइक्वालिटीज़ अभी भी है, ठीक है, लेकिन कम से कम कानून की नज़र में, संविधान की नज़र से देखे जाए तो कम से कम इस भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत को माना गया है। यानी कि सभी व्यक्ति जो हैं उनका जो इक्वालिटी का जो क्राइटेरिया है, प्रिंसिपल है, वो भारतीय संविधान के अनुसार वो स्थापित है। वाइल अर्लियर, यानी कि पहले, नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। नाउ देर आर सेवरल डेट वर्क टू सी डेट पीपल आर ट्रीटेड विथ डिग्निटी एंड एज इक्वल। कह रहा है कि पहले ऐसा नहीं था, वाइल अर्लियर, जबकि पहले, वाइल मीन्स जबकि, वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लॉ की जो डिग्निटी होती है और डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए कोई लॉ नहीं होती थी, ना डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए होती थी, ना इल ट्रीटमेंट से बचाने के लिए होती थी, है ना। अब नाउ देर आर सेवरल डेट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड इक्वल। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसे अनेकों कानून हैं जो लोगों की डिग्निटी और डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए काम करें। ऐसे अब बहुत सारे कानून हैं, पहले लेकिन ऐसा नहीं था। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटीज इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और कह रहा है जो कुछ इक्वलिटीज़ हैं उसके जो कुछ तत्व हैं उसके नीचे दिए गए हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है एवरी पर्सन डेट इज इक्वल बिफोर लॉ। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, कानून की दृष्टि में हर एक व्यक्ति समान है, यही मतलब है। अगला है सेंटेंस, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांटा एज डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉ। उसी का आगे दिया है कि जैसे हम कैसे कर सकते हैं कि सब इक्वल है, तो कुछ एग्जांपल दिया है कि हम कहानी भी पीछे पढ़ चुके हैं। कहानी में क्या पढ़े कि एक कांता थी जो कि डोमेस्टिक वर्कर थी, फिर उसका मालिक था, है ना, वो सभी लाइन में लगे हुए थे, आगे पीछे किसी को, जैसे कोई अमीर था तो जम करा के आगे नहीं कर दिया जा रहा था, है ना। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, डेली लाइफ में देखेंगे, चाहे वो कोई भी प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चाहे चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, सभी को कानून को ओबे करना पड़ता है, सभी के लिए कानून क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्या, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। आगे है दूसरा प्रोविज़न है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। कह रहा है कि कोई भी पर्सन को हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी के कास्ट के बेसिस पे, कि कोई कहाँ से बिलोंग कर रहा है उस बेसिस पे, या फिर कोई कितना अमीर है या स्त्री है या पुरुष है, इस सब के बेसिस पे हम उसको भेदभाव नहीं कर सकते। तीसरा है, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। कह रहा है कि जितने भी लोग हैं सब कोई ऐसे, यानी कि फ़ायदा उठा सकता है, सभी व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, यानी कि उसका एडवांटेज ले सकता है, जिसमें कि खेल का मैदान है, होटल है, दुकान है, बाज़ार है आदि सम्मिलित हैं, ठीक है, इस सब में वो जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता इस सब पर जाने से। आगे है, ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स फॉर, बट इतना वो तो फोर्थ है, थर्ड को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो थर्ड में यही कह रहा है
थर्ड ई का आई मीन जो थर्ड हम लोग पढ़ लिए ना, थर्ड ई का डिटेल नहीं बता रहा है। कह रहा है कि थर्ड में क्या था कि जितने भी होटल्स हैं, शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, उसके कोई भी जो एडवांटेज है, एसेस है, वो सभी ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी आदमी पब्लिकली जो कुएं होते हैं उनमें से पानी पी सकता है, रोड पे कोई भी चल सकता है, कोई भी बाथिंग घाट्स यानी घाट पे कोई भी बाथिंग कर सकता है, पब्लिक प्लेस को कोई भी यूज कर सकता है। बट पहले क्या था, ऐसा नहीं था, छुआछूत था। कुएं का पानी जो दलित लोग होते हैं उन्हें नहीं पिया जाता था, आई मीन पीने नहीं दिया जाता था, अवॉइड किया जाता था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन था पहले बहुत, अब ऐसा नहीं है। अब आगे है चौथा पॉइंट, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत। छुआछूत पहले था ना, अब ख़त्म कर दिया है। कि पहले क्या था कि गरीब लोग, दलित लोग हैं, अमीर लोग के साथ बैठ नहीं सकते हैं, छू दिया गलती से भी तो नहाते थे लोग कि कैसे छू दिया, बहुत नीच समझते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया है। आप शायद एक मूवी देखे होंगे, मांझी दी माउंटेन मैन, उसमें भी दिखाया जाता है कि अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया है। तो उसी खुशी में वहाँ के लोग ढोल बाजा बजाकर जश्न मनाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी अनटचेबिलिटी, जो कि अब वैसे तो एबोलिश कर दी गई है, बट फिर भी हम देखें तो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं हम गरीब लोग को देखते हैं कि अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं फील करते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी है। आगे है, द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी that is guaranteed in the constitution is first through laws and then second through governmental programs and or scheme to the help the disadvantaged community। यानी कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य की गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। ठीक है, जो संविधान है, संविधान के द्वारा दो तरह से लागू किया गया है, कैसे समानता को सब में लागू किया जाए। पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके, है ना। पहले कानून से हेल्प किया कि कानून की हेल्प से सबको बराबर कर दिया, और दूसरा है प्रोग्राम चलाकर, कार्यक्रम घर घर जाकर सबको अच्छी अच्छी सूचना दे, जागरूक करे कि छुआछूत बेकार है। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार एवं प्राप्त करने के लिए रक्षा करते हैं। इंडिया में बहुत सारे कानून जिसे हम लोग पढ़ भी चुके थे। There are several laws in India to protect every person's right to be treated equally. In addition to law, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी ऐसी स्कीम्स स्थापित कर चुकी है। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय के साथ सैकड़ों वर्ष तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम योजनाओं लागू की गई हैं, है ना। जैसे कि अब बिना प्रोग्राम के, बिना कार्यक्रम, बिना लोगों को जागरूक किए ये असमानता को ख़त्म करना, छुआछूत को ख़त्म करना तो मुश्किल था। इसलिए सरकार ने कानून के साथ साथ क्या किया कि जितने भी गरीब लोग होते थे, दलित लोग होते थे, उन्हें अलग से सुविधा देनी शुरू की। उनमें सुधार लाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग योजनाएं लागू की। These schemes are ensured great opportunity for people who have not had this in past। कह रहा है कि जो स्कीम होती हैं, योजनाएं जो हैं वो सुनिश्चित करती हैं, ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उनके अधिक अवसर प्राप्त हों। मतलब पहले जो अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिलती थी, अब वही अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट मिल सके, यही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि योजनाएं चलाई। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम्स। और उन्हीं सभी स्कीम्स में से एक स्कीम है मिड डे मील की योजना,
है ना, जो सरकारी स्कूल्स में वही बच्चों को खाना खिलाई जाती है ना, उसी को मिड डे मील कहते हैं। तो क्या है, वो एक स्कीम है जो कि गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए है। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंटल एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुक्ड लंच। कह रहा है कि इस प्रोग्राम में था ये कि जितने भी एलिमेंट्री गवर्नमेंटल स्कूल्स थे, जितने भी स्कूल्स थे, उनमें क्या किया जाता था कि बच्चों को पका हुआ लंच खिलाया जाता था, कुक्ड लंच सर्व किया जाता था। Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all the state governments to begin this program in their schools within 6 months। कह रहा है कि तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य बना जो ये स्कीम लागू किया, 2001 में लागू किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सभी स्टेट्स को ऑर्डर दिया कि अगले 6 महीनों में वो भी अपने स्टेट्स में स्कीम लागू करें। ये निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी स्टेट्स हैं सबको। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, और इस प्रोग्राम के बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखने को मिला। पॉजिटिव यानी सकारात्मक अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिले। दिस इंक्लूड्स द फैक्ट दैट द मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ कि इसके कारण जितने भी गरीब बच्चे जो थे, जितने भी अदर बच्चे जो थे, उन्होंने क्या किया कि स्कूल से अटेंड करना शुरू किया, स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहले स्कूल बहुत कम बच्चे जाते थे, तो स्कूल में ज़्यादा बच्चे एनरोल करना शुरू कर दिया, नाम लिखवाना शुरू कर दिया। Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in a school, their attendance has improved। कह रहा है कि पहले ऐसा होता था कि लंच के टाइम पे बच्चे घर जाते थे, बट घर से लंच खाकर ऐसा उन्हें वापस आना होता था, बट वापस आते नहीं थे, जिस कारण से उनका जो अटेंडेंस होता था और एजुकेशन जो है वो ख़राब हो जाती थी। बट मिड डे मील के कारण क्या हुआ कि जो लंच है वो यहीं पर मिल जाता है, जिस कारण से वो उनकी जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस की रेट बढ़ गई है। Their mother, who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day, now no longer need to do so। और पहले क्या होता था कि मम्मी को क्या मुश्किल हो जाता था, ठीक है, इंटरप्ट आई मीन जो मम्मी क्या दूसरा काम कर रही होती थी, और बच्चा दोपहर में मिड डे मील आई मीन जो लंच हुआ, लंच के टाइम पे अब उसको खाना खिलाना होता था, तो मम्मी क्या इंटरप्ट हो जाती थी ना, कभी कभी नहीं खिला पाती थी, तो जिस कारण से वो बच्चा को खाना नहीं मिल पाता था, या फिर बहुत सारे रीजन्स होता था। कोई घर में एक्चुअली में पैसे ही नहीं होते थे खाना खिलाने के लिए। तो जो मिड डे मील है ये उन्हीं लोगों के लिए हेल्पफुल बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। दिस प्रोग्राम has also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together। कह रहा है कि इस मिशन से ये जो स्कीम था, इस कारण से क्या हुआ कि पहले कास्ट का जो प्रेजुडाइज था, किसी आई मीन जो ऊंच नीच था, ठीक है, पूर्वाग्रह था, उसको कम करने में हेल्प मिला। पीछे कैसे? क्योंकि पहले क्या था कि जैसे मान लिए कोई बच्चा है लंच के टाइम पे खाना लाया, गरीब बच्चे नहीं ला पाते थे, वो अब गरीब बच्चा वो तो या तो घर जाएगा या तो वहीं खाएगा, तो जिस कारण से है जो भेदभाव की फीलिंग है वो दिख जाती थी। बट अब क्या हुआ कि मिड डे मील जैसे स्कीम लागू हुआ तो सबको एक साथ खाना मिलता था, जिस कारण से सब ऐसा महसूस करते थे कि सब एक ही जात के हैं, एक ही समाज से बिलोंग करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, इस टाइप का फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग आता था। And in quite a few places, Dalit women have also been employed to cook the meal।
और कह रहा है कि कुछ जगहों पे इसका एक और पॉजिटिव इफेक्ट कहें तो ये है इसका कि खाना जैसे मिड डे मील स्कीम लागू हुआ तो अब उसको खाना बनाने के लिए कोई स्टाफ चाहिए भी तो हाँ, तो दलित वुमेन को ऐसा एम्प्लॉय किया जाता था, जिस कारण से क्या हुआ कि औरतों को नौकरी मिलने लगा, एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, ठीक है, खाना बनाने के लिए। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट था। The midday meal program also help to reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty। अब कह रहा है कि जो जैसे कि मैं पहले बताया, बड़े अमीर बच्चे जो कि खाना खा लेते थे, लंच लाते थे, या तो वो घर जाते थे खाने के लिए या तो वहीं पर खा लेते थे। लेकिन जो गरीब बच्चे थे वो भूख के कारण वो ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे पढ़ाई पे। जैसा कि पेट खाली रहेगा तो कोई भी पढ़ तो पाएगा नहीं, जिस कारण से कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, मिड डे मील प्रोग्राम के कारण वो उनका पेट भर जाने के कारण वो अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। आगे है, while government program play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done। कह रहा है कि यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी तक बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। यानी कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम जो अपना रोल निभा रही है वो बहुत अच्छा है, अपना इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है लोगों के बीच इक्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in a school, there continues to be big differences in our country between a school that rich attend and those that the poor attend। यानी कि मिड डे मील जो प्रोग्राम था, मिड डे मील प्रोग्राम के कारण जो है अटेंडेंस बढ़ा। ठीक है, मिड डे मील के कारण क्या हुआ कि गरीब लोग बच्चे पहले नहीं आ पाते थे, या फिर वो बहुत सारे अदर बच्चे भी नहीं आते थे। लेकिन मिड डे मील लॉन्च होने के बाद अटेंडेंस बढ़ा, देश के जितने भी स्कूल्स थे ज़्यादा बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहाँ अमीर बच्चे जाते थे उन स्कूलों से बहुत लगभग जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं। यानी कि while the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in a school। कह रहा है कि वैसे तो मिड डे मील जो प्रोग्राम था गरीब बच्चों के हेल्प किया स्कूल में इनरोल करने के लिए। उनसे क्या हुआ, गरीब बच्चे पहले नहीं आ पाते थे स्कूल, लेकिन मिड डे मील के कारण, लालच के कारण खाना मिलेगा, इस चक्कर में वो बच्चे क्या स्कूल अटेंड कर पाते थे। There continues to be big difference in our country between schools that the rich attend and those that poor attend। कह रहा कि लेकिन फिर भी एक डिफरेंस अभी भी लाई करना अभी भी कंटिन्यू है। मतलब एक डिफरेंस जो एक अंतर है वो अभी भी है इंडिया के स्कूल्स में। जो भी स्कूल अमीर बच्चे अटेंड करते हैं और गरीब बच्चे अटेंड करते हैं उनमें अभी भी कुछ डिफरेंसेस है। और क्या डिफरेंसेस है आगे देखते हैं। Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally। कह रहा है कि हाँ यही डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि जैसे अटेंड मान ली दोनों किया, अमीर बच्चे और गरीब बच्चे अटेंड किया, लेकिन जैसा कि हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी में पढ़े थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव किया जाता था, अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। हाँ, तो यही होता था। ठीक है, दीज चिल्ड्रंस आर फोर्स इनटू अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड। मतलब उन्हें कुछ ऐसा रिस्पेक्ट किया जाता था, उनकी जो डिग्निटी होती थी उन्हें ठेस पहुंचा दिया जाता था। अभी भी वैसे ही लगभग किया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम करवा दिए जाते हैं गरीब बच्चे से, दलित बच्चे से, कि उनकी जो डिग्निटी है हर्ट हो जाती है।
दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन थ्रू ए लॉ रिक्वायर्स इट। कह रहा कि इसी कारण से पीपल मना कर देते हैं कि सभी को बराबर का अधिकार देना नहीं दे पाते हैं, जबकि कानून में ऐसा है, बट फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है। बराबर कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो है अभी भी एग्जिस्ट करती है। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज डैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। और इसका एक और कारण ये है कि जो भी जैसे एटीट्यूड होती है, आई मीन जो सोच है, वो वैसे तो सोच धीरे धीरे ही बदलेगी ना। तो शायद हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे शायद बदल रहा है। फ्यूचर में शायद ये कम हो जाए, आगे चलकर घट जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसा हो सकता है। आगे है, इवन थो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women। कह रहा है कि वैसे तो कानून के अनुसार सभी बराबर हैं, ठीक है, सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हालांकि फिर भी क्या लोग करते हैं, ये जानते हुए भी कि कानून अनुसार सब बराबर हैं और इस चीज़ को नहीं मानना कानून की नज़र में एक क्राइम है, क्रिमिनल बन जाएंगे, ऐसा उन्हें मालूम है, बट फिर भी इस नियम को, इस कानून को तोड़ते हैं और गरीब लोगों को, दलित लोगों को के साथ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगैन टू बिलीव that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change। कह रहा है कि और ये जो ऊंच नीच है, ये तभी ख़त्म हो सकता है जब जो लोग हैं उनका जो एटीट्यूड है दलित लोगों के लिए वो चेंज करें, दृष्टिकोण बदलें। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोग से असमानता का व्यवहार करते हैं। आगे वाला ये था, वर्तमान दृष्टि को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है ना। यानी कि सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग, कोई भी ऊंच नीच ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये बिलीव करना, आई मीन ये जो है एग्जिस्ट करना कब ख़त्म हो जाएगा, जब लोग यह मानना शुरू कर दें, लोगों का दृष्टिकोण कुछ इस तरह हो जाए कि वो ये मानने लगें कि सभी जो है अपने अपने जगह पर एक यूनिक प्लेस हासिल करते हैं, वो सभी अपने जगह पर सही हैं, कोई कम नहीं है, सभी सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। Stabilizing equality in the democratic society is a continuous struggle and one which is individual as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book। कह रहा है कि प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना ये एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों को विभिन्न समाजों का सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में कहेंगे, यानी कि हमारा जो लोकतंत्र, प्रजातंत्र समाज है, इसमें जो इक्वलिटीज़ को स्थापित करना है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों का सहयोग देना ज़रूरी है, ठीक है, बिना सहयोग के नहीं होगा। कोई एक पर्सन चाहे कि मैं सारे इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। सभी को एकजुटता, एक तरह का कलेक्शन सोच दिखाना होगा, तभी जाके पॉसिबल होगा, ये जो इनइक्वालिटी से ख़त्म हो पाएंगे, नहीं तो नहीं। इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटीज़ इन अदर डेमोक्रेसीज़, यानी कि अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equalities continues to exist।
यानी कि शायद आप सोच रहे होंगे कि भारत लोकतंत्र एक ऐसा ही भारतीय लोकतंत्र ही एक ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। ठीक है, मतलब कि आप जैसे सोच रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में, हम लोग इंडिया कहानी पढ़े तो इंडिया में ही ऐसा एग्जिस्ट करता है भेदभाव, तो ऐसा नहीं है। और भी अदर कंट्री जो हैं विदेशी, वहाँ भी इस तरह की इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है, सिर्फ इंडिया ही ऐसा नहीं है। The truth is that many democratic countries around the world, the issue of equalities continue to be the key issue around which community struggle। कह रहा है कि और भी कंट्री जो है जिसमें कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ भी है, वहाँ भी आपको कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे। और आगे एग्जाम्पल दिया है। So for example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continues to describe their life today as largely unequal। कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसे अमेरिकी अफ्रीकन्स हैं, ठीक है, जो कि अफ्रीका से लाए गए थे अमेरिका गुलाम बनाकर, तो उनके साथ अभी भी भेदभाव होता है। श्वेत अश्वेत का कॉन्सेप्ट वहाँ होता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अमेरिका लाए गए थे, पूर्व गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन का मुख्य रूप से असमानता बताते हैं, समान बताते हैं, मतलब सभी उनके साथ भेदभाव करते हैं, ऐसा वे कह रहे हैं, ये बुक कह रहा है। Despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans। कह रहा कि डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, जबकि डिस्पाइट मीन के बावजूद या जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकी के समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, फिर भी ये सब जो चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, वहाँ भी है अमेरिका में। प्रियर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वेयर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ। यानी कि इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में जब बहुत असमानता के व्यवहार होता था और कानून भी उनके समान नहीं था। Prior to this, अफ्रीकी अमेरिकन्स वेयर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली। प्रियर टू दिस मतलब इसी पर जोर देकर कहा जाए, इसी पर बेस एक और सेंटेंस कहा जाए तो हम कहेंगे कि अफ्रीकी अमेरिकन जो थे उनके साथ बहुत ही अनइक्वली ट्रीट किया जाता था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और इनइक्वलिटी उन्हें फेस करनी पड़ती थी, इक्वलिटी का दर्जा नहीं मिलता था। कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल्स, व्हेन ट्रैवलिंग to bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit। कह रहा है कि जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं कि वहाँ पर एक कानून था, एक और चलन था, ट्रेंड था कि जब जैसे कोई बस चल रहा है उसमें कोई ब्लैक पर्सन बैठा हुआ है, यानी कि अफ्रीकी बैठा हुआ है, तो अगर कोई उसी टाइम वाइट पर्सन आ जाता था तो या तो उस अफ्रीकन को या तो पीछे जाना पड़ता था, या तो अगर पूरी सीट भरी हुई है तो उसे खड़ा हो जाना पड़ता था। इस टाइप का वहाँ कॉन्सेप्ट था, ट्रेंड था। रोसा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। कह रहा है कि अब एक कहानी दिया गया है जिसमें कि रोसा पार्क्स है, एक कैरेक्टर है जो कि अफ्रीकी अमेरिकन है, वुमेन है वो। Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white person on December 1, 1955। कह रही कि एक कहानी बताया जा रहा है यहाँ पर
जिसमें कि रोसा पार्क एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो क्या करती है कि 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के कारण बाद बस में वो उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। मतलब रोसा पार्क जब जा रही थी काम करके घर, तो वहाँ पर एक वाइट पर्सन आता है और वाइट पर्सन मांगता है सीट, देने से मना कर देती है 1 दिसंबर 1955 को। तो क्या हुआ आगे देखते हैं। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as civil rights movement। फिर उसी दिन के बाद क्या हुआ कि इनकार करने से क्या हुआ कि वहाँ पर आंदोलन खड़ा हो गया। अफ्रीकी अमेरिकी के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ईस्वी भी आप याद रख सकते हैं, 1 दिसंबर 1955 को यह घटना हुई थी। The Civil Rights Acts of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, region और नेशनल origin। कह रहा कि ये जो नया एक्ट आया था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1964 नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था, अवॉइड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, एबोलिश कर दिया था। It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate school especially to set up for them। कह रहा है कि पहले स्कूल क्या था, सभी के लिए अलग अलग था, गोरे कालों के लिए अलग अलग था। बट अब क्या हुआ कि जो स्कूल्स थे अब सभी के लिए एक हो गया कि अलग अलग स्कूल अब नहीं रहेंगे, सभी एक जगह बैठेंगे। उन्हें उन अलग अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। However, despite this, a majority of Americans continues to be amongst the poorest in the country। बट इस चीज़ के बावजूद भी जो मेजॉरिटी है अफ्रीकन की, मतलब ज़्यादातर अफ्रीका के लोग होते थे जो कि अमेरिका गए थे, ठीक है, वो अभी भी कंटिन्यू होते हैं एज ए पुअर, आई मीन अभी भी गरीब हैं, ठीक है। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। Most African American children can only afford to attend governmental school that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private school or live in the areas where the government schools are highly rated as private school। कह रहा है कि काले लोग जो हैं यहाँ अफ्रीका के लोग अमेरिका में, वो क्या है, अभी भी गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने की समर्थ रखते हैं जहाँ कम सुविधा है, ठीक है। गरीब बच्चे के पास पैसे कम है तो वही स्कूल में जाएगा जिसमें फ़ीस कम लगती है। अब फीस कम लगती तो सुविधाएं भी तो कम ही मिलेंगी ना, और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। जबकि गोरे लोग निजी स्कूल में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ की सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से कहीं ज़्यादा ऊँचा है ना। पैसा जैसा लगाया जाएगा स्कूल भी तो वैसे ही मिलेगी, भले ही ऊंच नीच ख़त्म हो गया हो अमेरिका में, बट पैसा क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। अफ्रीकी लोग क्या है, गरीब हैं, तो अच्छे स्कूल नहीं जा पाते हैं, सरकारी स्कूल जाते हैं या तो प्राइवेट स्कूल जाते हैं जिसमें फैसिलिटी कम है और टीचर की योग्यता जो है कम है। जबकि अमीर लोग के पास ऐसा सिचुएशन नहीं है, अमीर लोग जो है पैसे देकर अच्छे स्कूल में चले जाते हैं, या तो वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर जो सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल से कहीं ज़्यादा अच्छा है, हाई डेवलप्ड लोकेलिटी में से रहते हैं। और वही हाई डेवलप्ड जो लोकेलिटी है, एरिया है, वो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, घर लेना पड़ता है या फिर रेंट में रहो तो रेंट ज़्यादा देना पड़ता है। अब आगे है एक्सर्प्ट, ये तो कोई यहाँ पर ये दिया गया है आर्टिकल, इसको पढ़ते हैं। एक्सर्प्ट यानी कि अंश, एक्सर्प्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 15 थी उसी के बारे में दिया गया है। एक सिविल राइट एक्ट जो था 1964 का, उसको आपको याद रखना है। सिविल राइट मूवमेंट वो भी याद रखना है।
1955, 1 दिसंबर 1955 में घटना हुआ था। एक सर्व्ड फ्रॉम और हाँ, इसको याद रखने का एक और देखिए यहाँ पर ये जो आंदोलन हुआ था 1 दिसंबर 1955 को हुआ था, और जो सिविल राइट्स एक्ट थी वो 1964 को आई थी, यानी कि 9 साल बाद 1 दिसंबर 1955 को आंदोलन हुआ, फिर 9 साल बाद जाके एक स्पेशल एक्ट आया सिविल राइट एक्ट नाम से 1964 में, 9 साल बाद। एक सर्च फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक्ट है, जैसे कि उधर लागू हुआ ना 1964 में सिविल राइट्स एक्ट, तो वैसे ही इंडिया में भी एक्ट है आर्टिकल 15, जिसमें कि कुछ है, क्या है दिया किसमें क्या हमें फॉलो करना पड़ता है, क्या प्रावधान है, क्या प्रोविज़न है। देखते हैं उसे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के धर्म, जाति या सेक्स या किसी कास्ट से बिलोंग करता है, कहाँ से जन्म लिया है, इस बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं होना होगा। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। वही कह रहा है कि जाति, धर्म, समाज, मेल फीमेल हो या अमीर गरीब हो, जन्म कहाँ लिया है, इस बेसिस पे जो कोई राज्य है किसी भी पर्सन को के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, किसी पर्सन के अगेंस्ट भेदभाव नहीं कर सकता है। नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली बी फॉर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लिएबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू access to stop public restaurants, hotels and places of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathings of ghats, states, roads and places of public resorts maintained wholly or partially out of state funds and dedicated to use of general public। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नागरिक हो, चाहे कोई भी धर्म, मूलवर्ण, जाति, धर्म, लिंग का कोई भी हो, वो कोई भी दुकान, सार्वजनिक स्थान, भोजनालय, होटल में ठहर सकता है, प्रवेश कर सकता है। पूर्णतः यह भाग्यता राज्य निधि में पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, यानी कि जो वेल्स जो कुआं जो है, तालाब है, स्नान घाट है ना, स्नान घाट जैसे कि बहुत सारी जगह होता है, नदी किनारे घाट लगाया जाता है, तो घाट में कोई भी नहा सकता है, कोई भी सड़क पर चल सकता है, कोई भी सार्वजनिक स्थल पे जा सकता है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके साथ, कोई भी समागम स्थानों पर का उपयोग कर सकता है, कोई भी जैसे कि मंदिर में आप देखते होंगे किसी की शादी होती है, हाँ, तो वो करने से कोई नहीं रोक सकता। वो क्या है, सार्वजनिक समागम स्थल है, वहाँ पर जाने से कोई किसी को रोक ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, वहाँ जा सकता है। के संबंध में किसी भी नियोगिता, दायित्व, निर्बंधन और शर्त के अधीन पर नहीं होगा। मतलब कोई भी वहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई आकर रोक नहीं सकता आपको कि ये नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, मंदिर है नहीं कर सकते, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई भी निर्बंधन नहीं है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब आगे है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की चुनौती। क्या क्या चुनौती है लोकतंत्र की, उसे देखते हैं। नो कंट्रीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कह रहा है कि दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो पूरी तरीके से लोकतंत्र है, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ and individual trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equalities on existing as well as new issues। यानी कि हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। यानी कि कुछ समाज सेवी जो लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि कहीं कहीं जो इनइक्वालिटीज़ रह जाती हैं
तो उन वहाँ पर इनइक्वालिटीज़ लाने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं पर इक्वालिटीज़ हैं भी तो कुछ ना कुछ छूटा हुआ रहता है। तो वो भले लोग क्या करते हैं, को इक्वालिटीज़ को और बड़ा रूप देने की कोशिश करते हैं। Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained। यानी कि इस केंद्र में यह संघर्ष है, यह चैलेंज है। यानी कि ये जो सेंटेंस हम बात किए इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है इस पुस्तक में। अच्छा, जो पक्षधर है उसी के वो क्या सेंट्रल कैरेक्टर है इन दिस बुक। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल फॉर डिग्निटी टू बी मेंटेनेड। यानी कि जो हम बात किए ऊपर वाला इक्वलिटीज़ का, इक्वलिटीज़ क्या है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए सबको बराबर दे दिए तो इससे नहीं ना होगा। वो जो इक्वलिटीज़ है आगे तक मेंटेनेज रहे, ठीक है, उनकी जो डिग्निटी है फॉर द डिग्निटी टू बी मेंटेनेड, उसका डिग्निटी का मेंटेन होना चाहिए, इक्वलिटीज़ मेंटेन होना चाहिए, तब जाके कहेंगे हाँ सबको क्या बराबर हैं। थोड़े समय के लिए इक्वलिटी देने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इशू you will read how this issue of equalities affects various aspects of daily life in the democratic India। इस बुक में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो इक्वलिटीज़ का जो मुद्दा है अफेक्ट करती हैं वेरियस एस्पेक्ट्स, यानी वेरियस पहलू, अलग अलग पहलुओं को अफेक्ट करती हैं लोगों की डेमोक्रेटिक इंडिया में। इस केंद्र में इस संघर्ष में जो व्यक्तियों को समानता पर आधार दे, यहाँ से शुरू है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का जो प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इसका हिंदी हो जाएगा। एज यू रीड दिस चैप्टर थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटीज अपहेल्ड। कह रहा है कि हम जैसे जैसे इस पुस्तक में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे जो पर्सन की इक्वालिटीज़ हैं एंड दे आर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी अपहेल्ड, कैसे जो लोगों की डिग्निटी है कैसे वो अपहेल्ड किया जाता है, कैसे वो जो इक्वलिटी है मेंटेन किया जाएगा, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन पाठ के पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके असमान को ऊंचा रखने की भावना को अलग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। कुछ लोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमें एज ए चैलेंज यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको सोचना होगा, थिंक अबाउट। अब सोचिए कि कैसे क्या वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड। कह रहा है कि लोगों की जो गरिमा है, लोगों को बराबर मेंटेन करने की जो कॉन्सेप्ट है वो स्थापित हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसा हमें पूछा जा रहा है। अब एक्सरसाइज है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है।